राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन करेंगी। ये अभियान सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि आयुष्मान भव अभियान व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है, जिसका उद्देश्य देश के हर गांव और कस्बे तक पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। श्री मांडविया ने कहा कि इस अभियान के 3 घटक हैं: आयुष्मान आपके द्वार, स्वास्थ्य तथा आरोग्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष्मान मेले और हर गांव तथा पंचायत में आयुष्मान सभाएं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये पहल आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है और स्वास्थ्य सेवाओं में आदर्श बदलाव का प्रतीक है। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा के दौरान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण का प्रतीक है। ये सरकारी क्षेत्रों, नागरिक समाज संगठनों और समुदायों को साझा मिशन के अंतर्गत एकजुट करता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी असमानता या बहिष्कार के आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए हर गांव तथा कस्बे तक व्यापक स्वास्थ्य सेवा कवरेज का विस्तार करना है और ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ के लोक भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तर्ज पर किया जाएगा। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट बैठक में पारित प्रस्तावों की जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना के तहत बुंदेलखंड में नया औद्योगिक शहर बसाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना के पहले चरण में झांसी के 33 राजस्व ग्रामों की 35,000 एकड़ भूमि को अधिग्रहित कर औद्योगिक शहर की स्थापना की जाएगी। इस भूमि की अनुमानित कीमत 6,312 करोड़ रुपए है। श्री खन्ना ने बताया कि बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के लिए 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि जो भूमि अधिग्रहित की जाएगी उसमें 8,000 एकड़ जमीन ग्राम समाज की है। उन्होंने इस निर्णय को प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे बुंदेलखंड के बहुआयामी विकास को गति मिलेगी। झांसी के आसपास का क्षेत्र तेजी से विकसित होगा। ये औद्योगिक शहर झांसी ग्वालियर मार्ग पर प्रस्तावित है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से देश के प्रमुख शहरों से भी जुड़ा होगा। मंत्रिपरिषद ने धान खरीद नीति को भी मंजूरी दे दी है। इसमें सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,183 रुपये प्रति कुंतल और ग्रेड ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,203 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। कैबिनेट ने प्रदेश के 100 पिछड़े नगर निकायों में आकांक्षी नगर योजना लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 100 आकांक्षात्मक नगर निकायों का चयन नीति आयोग द्वारा निर्धारित 16 बिंदुओं के आधार पर किया जाएगा। इन नगर निकायों में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने अयोध्या, फिरोजाबाद और सहारनपुर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा प्रदेश पुलिस में तैनात आरक्षी और मुख्य आरक्षी को दिए जाने वाले साइकिल भत्ते को मोटरसाइकिल भत्ते में परिवर्तित कर इसे 200 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। कैबिनेट ने अयोध्या में यात्री सुविधा केंद्र के निर्माण के अलावा गोरखपुर में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की दूसरी वाहिनी की स्थापना के लिए भवनों के निर्माण, शामली में नई पीएसी वाहिनी की स्थापना के लिए भवनों के निर्माण, संभल तथा औरैया में पुलिस लाइंस में भवनों के निर्माण, लखनऊ में महिला पुलिस बटालियन की स्थापना हेतु भवनों के निर्माण, उन्नाव में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय के भवनों के निर्माण और आगरा हवाई अड्डे पर नए सिविल एनक्लेव के विकास सहित अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की। वाराणसी में आज से G20 के तहत सतत वित्त कार्य समूह की बैठक आयोजित होगी। 2 दिवसीय बैठक में अर्थव्यवस्था के सकारात्मक परिवर्तन पर विमर्श के साथ वैश्विक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने के अलावा सतत वित्त जुटाने पर भी मंथन होगा। इसमें दुनिया के 20 देशों के अलावा 9 आमंत्रित देशों के 90 से अधिक मेहमान हिस्सा लेंगे। ये बैठक काशी में होने वाली G20 की 6वीं और अंतिम बैठक है।
सतत वित्त कार्य समूह की बैठक में वित्तीय विशेषज्ञ धन संपदा, डॉलर के मुकाबले देशों की मुद्राओं और आर्थिक असमानता पर मंथन करेंगे। क्रिप्टो करेंसी से उत्पन्न व्यापक आर्थिक और वित्तीय चुनौतियों पर भी विचार विमर्श होगा। इस अवसर पर एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल नदेसर तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। विदेशी मेहमान गंगा घाटों और सारनाथ का भ्रमण भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। हाल ही में दिल्ली में हुए राष्ट्राध्यक्षों की बैठक के दौरान जारी G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सतत वित्त कार्य समूह द्वारा किए गए कार्यों का स्वागत किया गया है। 2023 G20 सतत वित्त रिपोर्ट को संयुक्त रूप से अपनाने के लिए वाराणसी में चौथी सतत वित्त कार्य समूह की बैठक के दौरान गुवाहाटी, उदयपुर और महाबलीपुरम में इससे पहले आयोजित की गई पिछली 3 बैठकों के आगे की चर्चा होगी। इसके अलावा चौथी सतत वित्त कार्य समूह की बैठक का मुख्य आकर्षण G20 सतत वित्त रोड मैप के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर G20 सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा विचारों का आदान प्रदान और अनुभवों को साझा करना होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। राजधानी लखनऊ में कल संजय गांधी PGI अस्पताल में निरामया गौरव नर्सिंग टीचर एक्सीलेंस अवार्ड का शुभारंभ हुआ। साथ ही कार्यक्रम में A श्रेणी के नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल संस्थानों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने नर्सिंग शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा की। इस अवसर पर मिशन निरामया की आधिकारिक वेबसाइट का भी अनावरण किया गया। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अगले 2 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। हालांकि आज से वर्षा की तीव्रता और क्षेत्रीय वितरण दोनों में कमी आने के आसार हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में बारिश धीरे धीरे घटेगी, लेकिन बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र और मध्यवर्ती इलाकों में अभी वज्रपात और बिजली चमकने के आसार हैं। मिर्जापुर में कल दोपहर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक निजी बैंक के सामने ATM कैश वाहन से नोटों से भरा बक्सा लूट लिया और विरोध करने पर सुरक्षा गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना कटरा कोतवाली क्षेत्र के बदली कटरा की है। बदमाशों की फायरिंग में 3 राहगीर भी घायल हुए हैं। बदमाशों ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब ATM कैश वाहन बैंक के बाहर पहुंचा ही था। पुलिस ने बताया कि वहां 4 बदमाश 2 मोटरसाइकिल पर पहले से ही हेलमेट लगाकर तैयार थे और गार्ड के कैश वाहन का गेट खोलते ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और नोटों से भरा बक्सा लूट कर फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।